गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सोशल साइंस क्लास 9th और आपका आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज, यानी कि मानव जो है लोग रिसोर्सेज के रूप में। रिसोर्सेज मीन्स होता है स्रोत, कि मानव को एक संसाधन माना जाता है, स्रोत माना जाता है। देखिए, इससे पहले आपके हिस्ट्री के 2 चैप्टर हो चुके हैं और आज मैं आपको ये इकोनॉमिक्स का जो पेज नंबर 227 पर है वो मैं आपको अब कराऊंगा। पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज ए रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। देखिए, हम कहते हैं कि पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है वो दिन पे दिन तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने से जहाँ एक और हमें नुकसान है तो वहीं दूसरी ओर ये हमारे लिए एक रिसोर्सेज का काम भी करता है, यानी कि एक संसाधन भी है। अगर मनुष्य नहीं होंगे, जनसंख्या नहीं होगी, तो जो हमारे खाद्य पदार्थ है और बहुत सारी चीज़ें, उनका उपयोग कौन करेगा, उनको उपभोग कौन करेगा। तो जनसंख्या भी होना किसी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो जैसे बाहर के जो देश है, कंट्री जैसे कि चाइना है और दूसरे देश है, वे लोग यहाँ इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, अपना प्रोडक्ट यहाँ इसलिए ज़्यादा बेचते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा जनसंख्या है और हमारी जो सामान है वो बिक जाएगा, आराम से बिक जाएगा। इसीलिए रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो जनसंख्या जहाँ एक और नुकसानदायक है, ज़्यादा होना, जब हमारे रिसोर्सेज पे जो ज़्यादा प्रभाव डालने लगे तो नुकसानदायक है। लेकिन अगर हम उसी जनसंख्या का सही तरह से यूज़ करें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है। पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज ए रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको माना जाता है, एक रिसोर्सेज माना जाता है अर्थशास्त्र में। आर्थिक स्थिति में उसे एक संसाधन का रूप माना जाता है जनसंख्या को। अकॉर्डिंग टू इट एजुकेशन, इसमें इसके अनुसार एजुकेशन है, शिक्षा है, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर आर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? एजुकेशन है, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विच आर मेड इन ह्यूमन कैपिटल, जो कि एक मानव पूंजी का निर्माण करते हैं। देखिए, जनसंख्या बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन इसमें जो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो बीमार है या वो ट्रेंड नहीं है, उन्हें कुछ काम नहीं आता है, तो ऐसी जनसंख्या का देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। अगर जिस देश के नागरिक स्किल्ड नहीं है, किसी काम करने में निपुण नहीं है, स्वास्थ्य दृष्टि से वे वीक है, कमज़ोर है, तो ऐसे रिसोर्सेज का देश की इकोनॉमिक कंडीशन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट वास्तव में ह्यूमन कैपिटल इज ए स्टॉक ऑफ स्किल। वास्तव में हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी जो है इज ए स्टॉक है ऑफ स्किल का, निपुणता का, एंड प्रोडक्टिव नॉलेज, और ज्ञान का भंडार है, एम्बॉयड इन इट पीपल एज रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, लोगों का संसाधन के रूप में, मैं ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको, पीपल एज रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। ये पॉइंट देखिए, पीपल एज रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, प्रोडक्शन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी। प्रोडक्शन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंडीशन इन एन इकोनॉमी। देखिए, जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन जो है, वो एक प्रतीक है, यानी कि ऐसी स्थिति है अर्थशास्त्र में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी देश की, देखिए,
कोई भी राष्ट्र है वो कब प्रोग्रेस करता है, वो तब प्रोग्रेस करता है जब वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वहाँ पर जो संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, अधिक मात्रा में होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ने से देश की आर्थिक प्रगति बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नोट होने से देश के नोटों का जो पूंजी है हमारी, जो धन, जो बैंकों से जो पैसा जो उसके रूप में है, पूंजी के रूप में है, वो भी बैंक कब रिलीज़ करता है, जब प्रोडक्शन देखता है देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अगर प्रोडक्शन के, क्योंकि किसी भी देश में जो नोटों की छपाई होती है वो भी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन के आधार पे ही होती है। ये नहीं है कि कितने नोट छाप दें, नोट के भंडार लग जाएंगे, लेकिन जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो उन नोट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसके बाद देखिए, प्रोडक्शन इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंडीशन इन इकोनॉमी व्हेन वी लुक एट पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की ओर देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, तो हमें प्रोडक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। वी एम्फेसिस इट्स कैपेबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ ग्रोस प्रोडक्ट। लार्ज पॉपुलेशन इज इन फैक्ट पॉजिटिव फैक्टर्स। देखो, अधिक जनसंख्या होना भी एक पॉजिटिव फैक्टर्स होता है। मैंने पहले ही बताया कि ये सही माना जाता है। बट वैन वी लुक इट एंड विद रेफरेंस टू द प्रोवाइडिंग दैम फूड, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वी लुक इट कंसिडर नेगेटिव फैक्टर। लेकिन जब हम इसे दूसरी ओर देखते हैं, भोजन के रूप में, शिक्षा के रूप में, मेडिकल फैसिलिटी और अन्य, तो ये एक समस्या का हमें सामना करना पड़ता है, हमें समस्या लगने लगती है। ये एक नेगेटिव फैक्टर है। जनसंख्या होना अच्छी बात है, जनसंख्या ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही देश में काम होगा, तरक्की होगी। लेकिन अगर वही जनसंख्या भोजन, जो फूड है हमारा, और मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन है, वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जनसंख्या ज़्यादा है और ये चीज़ें कम होती जा रही है, तो फिर ये हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर का रूप धारण कर लेता है। When this human capital is further developed and improved through better training and education, तो इस तरह when this human capital, ये जो मानव पूंजी है, इज फर्दर डेवलप्ड, इसको विकसित किया जाना चाहिए, एंड इम्प्रूव्ड, और इसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, सुधार लाना चाहिए। थ्रू कैसे सुधार आ सकता है? बेटर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अच्छी शिक्षा और अच्छी ट्रेनिंग देने के बाद जो हमारी ये पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन जो कैपिटल है, मानव पूंजी है, इसमें सुधार आ सकता है। देखिए, जनसंख्या बहुत लोग, मतलब हज़ारों लोग हैं, लोग पढ़ लेते हैं, 10वीं 12वीं BA ग्रेजुएशन कर लिया। अभी आएगा अनएम्प्लॉयमेंट का भी, आगे चैप्टर में आएगा, इसका बेरोज़गारी के बारे में भी अभी आगे आएगा। तो लोगों के पास डिग्री तो है, उसने 12th कर ली, BCom BSc ये सब चीज़ें कर ली, लेकिन बाद में वो उसके बाद डिग्री करने के बाद भी वो बेरोज़गार रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने वैसी एजुकेशन तो ली है एकेडमिक, लेकिन उन्हें जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो वो चीज़ें उनके पास नहीं है, तो जिस कारण से वो बेरोज़गार रह जाते हैं। अगर हमारे पास एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी हो तो व्यक्ति जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, बेरोज़गार नहीं रहेगा, उसे कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाता है। और एक मेंटलिटी है लोगों की कि जब अगर हम पढ़ लिख लिए तो ज़्यादा हम छोटा काम नहीं करेंगे, हम ऐसा काम थोड़ा ना सीखेंगे, अब हम इतना पढ़ लिख लिए। तो ये मेंटलिटी भी चेंज होनी चाहिए। बाहर देशों में, जापान वगैरह में, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोगों की, वहाँ छोटे से छोटा काम भी बड़े से बड़े जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी करता है। वहाँ वो मैनुअल वर्क ज़्यादा करते हैं, जिस कारण से वो तरक्की कर रहा है, देश तरक्की डेवलप्ड कंट्री में गिना जाता है। ह्यूमन कैपिटल एज इन द केस ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल्स के रूप में द प्रोडक्टिव ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन ऑल्सो भी इम्प्रूव थ्रू ए डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके रूप में जो ह्यूमन कैपिटल है उसको सुधार किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने से, अलग अलग निवेश करने से, मानव पूंजी में अगर सही तरह से निवेश किया जाए, मानव पूंजी में निवेश करने का मतलब है जैसे आपका आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं, लेकिन अगर उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी बिजनेस में लगाते हैं, उससे पैसा बढ़ते हैं, तो वो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ऐसे कहा है मानव पूंजी में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब आपने देखा भी होगा बहुत सी जगह ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं,
गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी, कि फ्री भी दे रही है। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, प्रधानमंत्री प्रशिक्षण, ये बहुत सारे वो चल रहे हैं कोर्सेज, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लेती गवर्नमेंट, और फ्री जो लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, किसी को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, और कंप्यूटर की भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ कराई जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री डिप्लोमा उन्हें दिया जाता है, ताकि ये बच्चे, ऐसा क्यों किया जाता है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, गवर्नमेंट को क्या इससे बेनिफिट है कि वो हमें फ्री एजुकेशन दे रही है, हमें फ्री ट्रेनिंग दे रही है, और हमें फ्री स्कूल में पढ़ा रही है, फ्री हमें मेडिकल चेकअप दे रही है। इसलिए क्योंकि अगर हम पढ़ लिखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो हम ही लोग फिर अच्छा काम करके सरकार को, गवर्नमेंट को क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो देश जो है, देश कैसे तरक्की करता है, जब वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ के जो सिटीजन है, वो स्किलफुल हो, मीन्स कि उन्हें निपुणता हो, किसी काम में निपुणता हो, कोई ना कोई उन्हें काम आता हो, और साथ के साथ उनका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो, क्योंकि स्वस्थ आदमी होगा, अगर इंसान हेल्थी होगा तो ही वो कोई जॉब कर सकता है, अदरवाइज़ वह कुछ कार्य नहीं कर सकता। तो इसने कहा है कि हमें अलग अलग इन्वेस्ट करना चाहिए मानव पूंजी में। मानव पूंजी का मतलब है कि लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें कम इंटरेस्ट पर पैसा दिया जाए ताकि वो अपना कोई बिजनेस भी कर सके। इस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनकी मेडिकल केयर करनी चाहिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें दी जानी चाहिए। द ग्रीन रेवोल्यूशन, देखिए भारत में एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी इन इंडिया एज ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल सो हाउ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिव। देखिए भारत में एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, हरित क्रांति हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स ये था कि जो हमारे यहाँ के गेहूँ, जो चावल, गेहूँ, जो खाद्य पदार्थ थे, जो फसल थी गेहूँ चावल वगैरह की, इसमें बेतहाशा वृद्धि हुई थी। मीन्स इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा हुआ था, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। जब ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, बैलों की जगह ट्रैक्टर से खेती की गई, नए नए खाद का यूज़ किया गया, बीजों का यूज़ किया, जिससे जो खेती थी, जो हाँ पहले अगर एक एग्ज़ाम्पल से मान लीजिए, हम जैसे मान लीजिए कोई खेत है, छोटा सा खेत है, अब पहले अगर मान लीजिए किसी का खेत है, सपोज दैट, अब इसमें जो गेहूँ होते थे वो पहले, जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो वेट था, गेहूँ था जो, वो मान लीजिए 10 क्विंटल था, ठीक है, यानी कि इसमें 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, या मान लीजिए इसमें 500 किलोग्राम गेहूँ पैदा होता था उसका हर साल। लेकिन जब नहीं, वो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो पुरानी चीज़ें ही यूज़ कर रहा था। वो क्या यूज़ कर रहा था, ये वही बैल वगैरह का यूज़ कर रहा था, ट्रैक्टर का यूज़ नहीं कर रहा था, पुराना वही तरीका है ना। और खाद की जगह गोबर खाद वगैरह जो होती है उसका यूज़ करना, फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करना, जिससे फसल उसकी बहुत ही कम होती थी, 500 किलोग्राम। लेकिन इसी सेम साइज़ खेत में बाद में आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जब हरित क्रांति हुई, तो इतने ही खेत में जो पैदावार 500 थी वो जाकर 5000 किलोग्राम पे हो गई। 5000 नहीं तो इससे डबल ट्रिपल तो हो ही गई थी, 1500 या 2000 के आसपास। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा। टेक्नोलॉजी के यूज़ होने से जो प्रोडक्शन था वो भी तीव्र गति से बढ़ा। तो ऐसे ही अगर देश को डेवलप करना है, देश को विकसित करना है, तो हमें ह्यूमन जो पूंजी है, मीन्स कैपिटल जो है, ह्यूमन कैपिटल जो है, उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट मीन्स है कि जो लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, शिक्षित भी और अशिक्षित भी, जो शिक्षित लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। आफ्टर 10th 12th के बाद, 10वीं 12वीं के बाद होता है ना पॉलिटेक्निक, और ये जो है तुम्हारा ये है बीटेक वगैरह, ये सब टेक्निकल कोर्स है, इन्हें कराया जाए, या ये बच्चे करें, कंप्यूटर कोर्स करें, कोई और टेक्निकल चीज़ें सीखे, मैकेनिकल का काम सीख ले, इलेक्ट्रीशियन का सीख ले, ये भी ज़रूरी है। और जो
पढ़े लिखे नहीं है उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको भी मैनुअल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कोई काम सिखाया जाना चाहिए ताकि वो अपना आने वाले इसमें फ्यूचर में भविष्य में वो अपना सेल्फ कोई अपना काम कर सके, एम्प्लॉयमेंट कर सके, नौकरी के भरोसे ना रहे। अब 12th BSc करने के बाद जब बच्चे को नौकरी नहीं मिलती तो उसके अंदर एक निराशा की भावना जाग जाती है, हताशा की भावना। फिर वह उसके मन में ये रहता है कि मैं इतना पढ़ लिख लिया तो अब मैं ये काम नहीं कर सकता, ये छोटा काम नहीं कर सकता, इसीलिए फिर वो काम छोटा करता नहीं है, बड़ा उसे मिलता नहीं है, तो इस प्रकार वो क्या हो जाता है, एक बेरोजगार की श्रेणी में आ जाता है। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो है मानव पूंजी, वो सभी पूंजी में सबसे ज़्यादा सुपीरियर। देखिए मानव, हम कहने लगे कि भाई ये ज़मीन है, तुम्हारा ये फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़े बैंक है, बड़ी बड़ी मील है, ये सब चीज़ों की वैल्यू कब है? उन सब चीज़ों की वैल्यू तब है जब ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे। इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी, जब फैक्ट्रीज़ वगैरह सब बंद हो गई, लोग अपने गांव जाने लगे, अब फैक्ट्रीज़ वगैरह सारी बंद है, तो फैक्ट्री किससे चलेगी? ह्यूमन रिसोर्सेज से चलेगी। आदमी होंगे तो फैक्ट्री चलेगी, अदरवाइज़ फैक्ट्री मालिक, अब उन्हें बुलाया जा रहा है वापस मज़दूरों को जो चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता है, मालिकों को पता है, मिल मालिक को पता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनी के मालिक को पता है कि बिना इंसान के हमारा काम संभव नहीं है, तो इसीलिए सुपीरियर माना गया है ह्यूमन कैपिटल को। द हाई इनकम सिटीजन इन द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो हाई इनकम सिटीजन, देखिए जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा पैसा कमाता है, वो और समाज में और अन्य लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाता है। देखिए कैसे, ये आप देखिए, मान लीजिए दो व्यक्ति है, उनका नाम ले लेते हैं, जैसे राम और श्याम, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, राम और श्याम। राम की जो अर्निंग है, जो कमाई है, वो है मान लीजिए 10,000 पर मंथ है, ओके। श्याम की जो कमाई है वो मंथली मान लीजिए 80,000 है, ये भी पर मंथ है। अब देखिए ये दोनों जो है व्यक्ति, हमें समाज में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये व्यक्ति पहुंचा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति नहीं पहुंचाएगा, ये भी, लेकिन ये चाहकर भी, राम जो है वो चाहकर भी इतना बेनिफिट लोगों को नहीं पहुंचा सकता जितना श्याम बेनिफिट पहुंचाएगा। उसका रीज़न क्या है? नंबर 1, राम अगर 10,000 रुपये महीना कमा रहा है तो उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी सीमित होगी, वो कम चीज़ें खरीदेगा समाज में, वो बाहर जाएगा दुकान से भी वो ज़रूरतमंद की चीज़ें खरीदेगा, थोड़ा चीप यानी सस्ता सामान खरीदने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा कि मैं कम से कम सामान खरीदूँ, क्योंकि उसे अपना घर का खर्च चलाना है। इधर जो श्याम है, श्याम के पास 80,000 पर मंथ वो कमा रहा है, तो इससे ये बेनिफिट है सोसाइटी में। एक तो ये है कि ये हो सकता है ये इसने कोई कंपनी लगा रखी है, मान लीजिए कोई किसकी, ये कोई कंपनी है इसकी, ये तो जॉब कर रहा है, ये जॉब कर रहा है और ये कोई बिजनेस करता है। देखिए जॉब करने वाला आदमी सिर्फ एक व्यक्ति को, जहाँ वो जॉब कर रहा है उसी एक संस्था को लाभ पहुंचा सकता है, बट बिजनेसमैन जो व्यक्ति होता है वो अपने लाभ के साथ साथ अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाता है। कैसे? मान लीजिए एक बिजनेस उसने खोला, उसी बिजनेस में उसने 20 या 40 आदमियों को, 40 मैन को क्या कर रखा है? वर्क दे रखा है, काम दे रखा है। तो देखिए इसने 40 आदमी को काम दिया, 40 आदमियों को भला हो गया, लेकिन यहाँ पर ये इतने लोगों को काम नहीं दे सकता क्योंकि इसकी इनकम खुद कम है। लेकिन ये मालिक है, किसी बिजनेस का मालिक है, तो ये और अन्य लोगों को भी काम दे रहा है। तो जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, यही कहना चाह रहा हूँ मैं, जब इनकम ज़्यादा होती है किसी आदमी की बेनिफिट, तो वह समाज में और वर्ग को भी फ़ायदा पहुँचाता है। भले ही वो डायरेक्ट ना पहुँचाए, इनडायरेक्टली भी उससे फ़ायदा होता है। जो बड़े बड़े ये है टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनसे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा है। ये बहुत पैसा कमा रहे हैं तो इनसे टैक्स जाता है। यही टैक्स
बाद में आके लोगों की भलाई के लिए लगाया जाता है। सड़कें बनना, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मिलती है, मुफ्त मिलती है, डॉक्टर्स देखते हैं, मुफ्त देखते हैं, और हमारे सैनिकों को जो सैलरी है और बहुत सारी सुविधा है जो गवर्नमेंट हमें फ्री देती है। एजुकेशन जो है स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन है वो भी फ्री मिलती है बच्चों को, साथ में कुछ बच्चों को दिया भी जाता है। तो उसका यही रीज़न है कि ये सब चीज़ें उन्हें बच्चों को कैसे मिल रही है, उन लोगों से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे जो भारी टैक्स आता है, उन टैक्सों को गवर्नमेंट आम लोगों के ऊपर खर्च करती है। अगर बिजनेसमैन ही नहीं कमाएगा तो वो टैक्स नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट के अपने पास से देगी। गवर्नमेंट को, तुमने किसी गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय को देखा, किसी भी नेता को, या कोई नेता एमएलए एमपी कोई खेत में काम करना जा रहा है या फैक्ट्री में काम करता नहीं, उसका काम तो सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था चलाना, देश में जो रिप्रेजेंट के रूप में जिसने हमें चुना, हमने जिसे चुना है, वो एक गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं, हमारे एक मार्गदर्शन के रूप में वो कार्य करते हैं। बाकी जो भी करना है सब देश की जनता करती है, उनके द्वारा किए गए कार्य से ही सरकार को रेवेन्यू मिलता है, टैक्स मिलता है, उसी टैक्स से आम जनता की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। दैट्स क्लियर। तो जिसके पास ज़्यादा धन होगा, संपत्ति होगी, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तरीके से, दोनों तरीके से और समाज के लोगों को भी लाभ पहुंचाता है। और ऐसे लोगों को स्पेशली जो अनएजुकेटेड होते हैं, देखो जो कम पढ़े लिखे आदमी होते हैं, एक श्याम ने फैक्ट्री लगा रखी है, वो मान लो 80,000 चाहे ज़्यादा भी कमा सकता है। तो मैंने एक फिगर जो दी है वैसी एक मैंने वैसी इमेजिन करके दी है, 80 की जगह 8 लाख भी हो सकते हैं पर मंथ, ठीक है, 80 लाख भी हो सकते हैं पर मंथ, कोई बड़ा मालिक है तो ये, और 40 आदमी की जगह 100 आदमी भी हो सकते हैं। तो बहुत लोगों को काम देता है, वो लोग काम करते हैं वहाँ जो अनएजुकेटेड है। जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, उन्हें लोग, तो ये मालिक जो होते हैं, ये जिसने फैक्ट्री लगाई वगैरह है, इनसे लोगों को रोज़गार मिलता है। बहुत से लोग अपने आसपास भी देखा होगा, कुछ काम ले आते हैं, वो काम घरों में औरतें बच्चे करते हैं घर में सब मिलके, और उनसे कुछ पैसा वो कमाते हैं, घर बैठे ही पैसे वो कमाते हैं। तो जो कर रहा है वो तो कमा ही रहा है, जो दे रहा है वो भी दूसरों को रोज़गार दे रहा है। तो ऐसे लोग दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। जो अनएजुकेटेड हो, स्पेशली जो कम पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी इनसे लाभ उठा सकते हैं। इन दिस वे ह्यूमन कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट। इस प्रकार हम कह सकते हैं मानव पूंजी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन अदर फिजिकल कैपिटल्स, अन्य फिजिकल कैपिटल से। अन्य फिजिकल कैपिटल्स कौन कौन से होते हैं? फिजिकल कैपिटल्स जैसे बिल्डिंग है, ये फिजिकल कैपिटल्स है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसे कोई ज़मीन है, कोई हमारा वाटर, और कैपिटल हैज़ बीन कंसिडर लाइबिलिटी, लैंड है, वाटर रिसोर्सेज है, पानी के स्रोत है, ये सब ह्यूमन कैपिटल में आ जाते हैं, जो हमारे लिए भी लाभदायक होते हैं। मतलब फिजिकल कैपिटल्स में ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन कैपिटल्स जो है इसका यूज़ करता है मानव पूंजी। फॉर डिकेड्स, दशकों से लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड लाइबिलिटी। दशकों से जो बड़ी संख्या है उसको एक अच्छा माना जाता है, कंसिडर लाइबिलिटी माना जाता है, यानी कि इससे हमें फ़ायदा पहुँचता है। इट हैज़ नेवर बीन लुक्ड एज एन असेस्ट, इट हैज़ नेवर बीन, और हम इसे परिसंपत्ति के रूप में देखते हैं, नहीं देखा हमने कभी भी। बट लार्ज पॉपुलेशन, लेकिन अधिक जनसंख्या कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्शन एसेट, लेकिन अधिक जनसंख्या को हम किस में बदल सकते हैं? एक परिसंपत्ति के रूप में बदल सकते हैं। अगर अधिक जनसंख्या है तो उसे हम एक सही तरह से ट्रीट करके उसे हम एक सही रूप में ढाल सकते हैं। देखिए अब जैसे हमारे देश की जनसंख्या ये है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से ढाला जाए, सही तरीके से इनसे काम लिया जाए, तो देश दिन दुगनी रात चौगुनी बहुत तरक्की कर सकता है। चाइना इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। चाइना दिवाली नहीं मनाता, होली नहीं मनाता, रक्षाबंधन नहीं मनाता, है ना। वो देश, उसमें कोई त्यौहार नहीं मनते, लेकिन फिर भी वो अपने प्रोडक्ट, जैसे वो पटाखे नहीं चलाता, लेकिन पटाखे सबसे ज़्यादा उसके बिकते हैं। वो राखी, उनके यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन राखी सबसे ज़्यादा उसकी बिकती है। होली पे वो गुलाल वगैरह पिचकारी कुछ नहीं चला, होली बनती नहीं है वहाँ, चाइना में होली है ही नहीं। तो लेकिन वो होली का सामान इतना बनाता है कि हमारे देश में नहीं बनता, और वो सारा अपना प्रोडक्ट जो है
वो हमारे देश में बेचता है, उससे बेनिफिट कमाता है। तो हमें चाहिए कि अगर यही सब चीज़ें हम इन सब चीज़ों को अपने ही देश में बनी चीज़ों का यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, शुरू में हमें थोड़ी महंगी लगती है, लेकिन जब हम यूज़ करना शुरू कर देंगे यहाँ के लोगों को खुद रोज़गार मिलेगा। देखिए आप एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए पिचकारी है, हम पिचकारी वहाँ से लेते हैं, चाइना से ले रहे हैं, चाइना से वो पिचकारी ले रहे हैं, या हम जो है राखी ले रहे हैं, या दिवाली के कोई पटाखे वगैरह ले रहे हैं, या आतिशबाजी कोई सामान ले रहे हैं, सजाने की कोई चीज़ ले रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं, तो हमें क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से लिए हमें बस लगता है कि बस सस्ता मिल गया, थोड़ा सस्ता होता, लड़ी ले ली सस्ती मिल गई, 25, 30, 35 रुपये की मिल गई। लेकिन उसको आप आगे भविष्य के लिए तो देखो, अगर वही लड़ी हम अपने देश के लोगों से खरीदते तो वे जो देश के लोग हैं वो उसको और ज़्यादा बनाते और ज़्यादा लोगों को काम मिलता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि देश में बनी हुई चीज़ें जो है उसी का यूज़ करें, अपने देश की चीज़ों का यूज़ करें, बाहर की चीज़ों का यूज़ ना करें, ताकि हमें अधिक से अधिक अपने देशवासियों को लाभ पहुंचा सके। जब देशवासियों को लाभ पहुंचेगा तो हमें भी लाभ पहुंचेगा, इनडायरेक्टली रूप से हमें भी लाभ होता है। जब काम बढ़ता है देश में, जब प्रोडक्शन बढ़ता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से सभी लोगों को उसका बेनिफिट होता है। हम दिए लेके आते हैं दिवाली पे, कोई बहुत से आर्टिफिशियल लाने लगे, चाइना वाले दिए लाने लगे, उन्हीं दिए को अगर हम किसी अपने जो हमारे देश में कुम्हार है जो बनाते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, उनसे लेंगे तो उन्हें बेनिफिट होगा, उन्हें बेनिफिट भी होगा। तो और दूसरा ये होगा, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। जब हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जाता, बाहर जाता है, तो उससे नुकसान होता है। जब देश का पैसा देश के अंदर ही रहता है, उससे देश को बेनिफिट होता है, क्योंकि वो देश के अंदर ही है, बाहर तो नहीं जा रहा। कोई चीज़ अगर बाहर चली गई तो बाहर चली गई हमेशा के लिए, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने देश की ही हमें खरीदनी चाहिए जो हमारे देश में बनी है। इससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी। टर्निंग पॉपुलेशन इनटू प्रोडक्शन असेस्ट मीन्स एवरी इंडिविजुअल एज मेड कैपेबल टू प्रोड्यूस। देखिए बेटा, इसमें तो ये सब यही चीज़ें है। फिर ये बता रखा है कि अगर हम एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल सर्विस आर इन्वेस्टेड पॉपुलेशन ट्रेन इनटू कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री। देखिए, अगर हम ये चीज़ें एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल सर्विस, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, लोगों को अगर इन चीज़ों को हम मेडिकल फैसिलिटी अच्छी दें, कोई अगर बीमार है तो उसका इलाज कराए, और उसको जो अनपढ़ है व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको एजुकेशन दे, और इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। जैसे मान लो कोई महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं, औरतें होती है आस पड़ोस मोहल्ले में, वे ज़्यादातर अपना जल्दी काम निपटा के फिर वो क्या करते हैं, अपना बैठ के अपना इधर से उधर गप्पे ही मारना और इधर उधर की बात करना। अगर उन्हें ही वो चीज़ें मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए सिलाई बुनाई कढ़ाई की, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? वो एक तो उन्हें काम मिलेगा, बेकार की फालतू की बातों से बचेंगे, दूसरा कुछ अर्निंग होगी, कुछ पैसा आना शुरू होगा, और धीरे धीरे जो घर की आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब करता है उससे इतना बेनिफिट नहीं होता। जब परिवार के और सदस्य मिलकर कार्य करते हैं तो जो घर की आर्थिक स्थिति है उसमें भी जो है इम्प्रूवमेंट आती है। तो जो ह्यूमन कैपिटल्स है उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे हम? मेडिकल जो फैसिलिटी देकर, ट्रेनिंग देकर, और ये सब चीज़ें जब हम देंगे तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों, आज मैं इतना बताया, बाकी आपको जो है अभी ये चैप्टर आपका हुआ नहीं है, अभी इसके बारे में और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, किस तरह से बेरोज़गारी बढ़ती है, बेरोज़गारी को दूर करने के भी बहुत से तरीके हैं, और जो देश की इकोनॉमिक कंडीशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।